पहले हम शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल में सामान्य परिचय से। तो याद रखिएगा, अगर मैं सामान्य परिचय की बात करूं तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना फ्रेंड्स, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का आप याद कैसे करेंगे, तो आप चाहे मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हो कि 32,87,263, इस तरह भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि कुल क्षेत्रफल अगर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो जो आपके स्थल खंड है ना, पूरे विश्व के स्थल खंड का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है, तो वो है फ्रेंड्स 2.43%। याद रखिएगा, पूरे विश्व के स्थल खंड का भारत जो है 2.43% पर विस्तृत है। इसके अलावा अगर जल को भी मिला लिया जाए तो जल को मिलाने के बाद भारत की जो स्थिति हो जाती है वो हो जाती है 0.57% पूरे विश्व में। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपको कहीं कहीं 2.4 मिल जाएगा, कहीं कहीं 2.43 मिल जाएगा, तो आप इसको याद रखते रहिएगा। लेकिन जब जलीय सीमा को भी शामिल कर लिया जाएगा तो 0.57% हो जाएगा भारत का कुल क्षेत्रफल, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है ना, विश्व का 7वां स्थान रखता है। यानी विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सॉरी 7वां स्थान है। कौन कौन से है, तो अगर मैं बात करूं पहले स्थान पे कौन है, तो पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा आ जाएगा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, जबकि 7वें नंबर पे हमारा प्यारा भारत देश आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप कैसे याद करेंगे, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए। ट्रिक का नाम है रुक चीन अब आ भारत। क्या है, रुक चीन अब आ भारत। देखिए, रूस से क्या हो जाएगा, रूस, क से हो जाएगा कनाडा, चीन से हो जाएगा चीन, अ से हो जाएगा अमेरिका, ठीक है ना, ब से हो जाएगा ब्राजील, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और आपका भारत। तो ये जो है ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश हैं 7। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, तीसरा चाइना है, चौथा अमेरिका, पांचवां ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां हमारा प्यारा भारत देश है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है ना। ये 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। वहीं अभी हाल ही में फ्रेंड्स ना यूएन की रिपोर्ट आई थी, और इस यूएन की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत की जो जनसंख्या है ना, वह चाइना को पछाड़ करके विश्व की नंबर 1 जनसंख्या हो गई है भारत के अंदर, ठीक है ना। लगभग 142 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या वर्तमान में हो चुकी है, जो कि विश्व में प्रथम स्थान रखता है भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो ये भी आपको याद रखना। अभी ये यूएन की रिपोर्ट है, जब 2031 की जनगणना होगी तो उसमें आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आखिर विश्व की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ की जनसंख्या है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत के विस्तार की। अगर मैं भारत के विस्तार की बात करूं तो याद रखिएगा, भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। कितनी है, 3,214 किलोमीटर। अब देखिए, ये है फ्रेंड्स आपका उत्तर, यहाँ उत्तर है और यहाँ आपका दक्षिण है, जबकि इधर होता है फ्रेंड्स पूर्व और इधर आपका होता है पश्चिम, ठीक है ना। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना, वो कितनी है, 3,214 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई की मैं बात करूं तो कितनी है, तो 2,933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है भारत की। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि भारत का आकार कैसा है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जो भारत का आकार है ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर आप मैच करेंगे तो देखिए कुछ इस टाइप का आपको आकार भारत का बन रहा है। तो इस तरह कह सकते हैं कि भारत का जो आकार है ना, वो चतुष्कोणीय है। कैसा आकार है, तो भारत का आकार चतुष्कोणीय है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। अच्छा, वहीं भारत की बात करें तो पूरे भारत में 43% भाग पर मैदान है और 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं, जबकि 27.7% भाग पर पठार स्थित है भारत के अंदर, ठीक है ना। आप ये जो छोटा सा मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं पर्वत और पहाड़ को किससे दर्शाया गया है, तो हरे कलर से दर्शाया गया है, जबकि हल्के पीले कलर से आपको दर्शाया गया है पठार को। आप मैदानी भाग को आपको नजर आ रहा होगा, ये जो कलर है ना ग्रे कलर का, उसको मैदानी भाग को दर्शाया गया। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो 43% पे भाग पे क्या है, मैदानी भाग है भारत का, जबकि 29.3% भाग पर्वतीय भाग है और 27.7% भाग पठारी भाग है। तो ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, याद रखिएगा भारत का जो क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, इसको मैंने अभी पीछे बताया, तो 2.42%, या कह सकते हैं जो 2.43% भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। वहीं जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की, पूरे विश्व की जनसंख्या का कितनी % जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो वह 17.5% जो जनसंख्या है ना, पूरे विश्व की जनसंख्या की भारत में निवास करती है 17.5। अच्छा, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इन 28 राज्यों में ना, जो आपके पूर्वी राज्य है ना, जिसे 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा पूर्वी राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये आप जो लोकेशन देख रहे हैं ना, यहाँ के जो जितने भी राज्य हैं वो सब के सब 7 सिस्टर्स में आते हैं। मैप में आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश एक हो गया, दूसरा असम हो गया, तीसरा मेघालय, चौथा नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है ना फ्रेंड्स, ये 7 सिस्टर्स की श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, इन 7 सिस्टर्स को आप याद कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, ATM आना मम्मी। क्या है ATM आना मम्मी, तो देखिए A से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, T से हो जाएगा याद रखिएगा त्रिपुरा, यम से हो जाएगा मेघालय, आ से हो जाएगा आसाम, ना से हो जाएगा नागालैंड, और म से हो जाएगा याद रखिएगा म से हो जाएगा आपका मिजोरम। तो ये भी आपको मिजोरम और मणिपुर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ATM आना मम्मी, इससे आप भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों को याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा पूर्वी राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि सिक्किम जो है ना, ये इसका हिस्सा नहीं है, बार बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि सिक्किम का लोकेशन यहाँ है, ये आपका यहाँ सिक्किम है ना, जबकि 7 सिस्टर्स के राज्य में सिक्किम नहीं आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप जो है ना, एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। वैसे भारत जो था ना फ्रेंड्स, वो अंगारा लैंड का हिस्सा था। इसको 2 भागों में बांट दिया गया था। तो पहले भारत की अवस्थिति कुछ इस तरह की, लेकिन धीरे धीरे भारत की अवस्थिति ऊपर की तरफ जाने लगी, तो गोंडवाना लैंड से भारत किसका हिस्सा बन गया, तो अंगारा लैंड का हिस्सा बन गया ना। यानी इस निचले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया और ऊपरी भाग को अंगारा लैंड कहा गया। तो सॉरी, नीचे अंगारा लैंड है और ऊपर गोंडवाना लैंड है। तो भारत वर्तमान में किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है। वहीं इसके पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि भारत का आकार चतुष्कोणीय आकार है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, अगर भारत किस में स्थित है, यानी किस दिशा में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में। अगर गोलार्ध पूछे तब तो आप उत्तरी गोलार्ध बताएंगे, लेकिन किस देशांतर में स्थित है, तो पूर्वी देशांतर में स्थित है। कैसे, देखिए, अगर मैं पृथ्वी को 2 भागों में बांटूं देशांतर के रूप में, तो इधर वाला भाग जो होता है वो पश्चिमी देशांतर होता है, इधर वाला भाग जो है पूर्वी देशांतर। तो भारत का लोकेशन कुछ आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो इस तरह से देशांतरीय के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए अक्षांश के, तो ये आप जो देख रहे हैं रेखा ना, ये कैसी रेखा है, तो ये जो रेखा है फ्रेंड्स, ये आपकी इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य के ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इस तरह से भारत कहाँ स्थित है, तो भूमध्य रेखा के ऊपर है। तो इस तरह कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर गोलार्ध पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध, जबकि देशांतर पूछेगा तो पूर्वी देशांतर में भारत की अवस्थिति है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं आपसे अक्षांशी और देशांतरी विस्तार पूछ लेता है। तो भारत का जो अक्षांशी विस्तार है ना, वो है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, ठीक है ना। अच्छा, देशांतरी विस्तार पूछेगा तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका देशांतरी विस्तार है। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही में जो BPSC TRE 2 का एग्जाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न पूछा हुआ था कि भारत का अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर आगे बात करें तो याद रखिएगा भारत में जो समय का निर्धारण है ना, वो कैसे किया जाता है। तो भारत में याद रखिएगा जो समय है ना, भारत का जो समय रेखा है वो कितने डिग्री है, तो 82.5 डिग्री जो है ये मानक समय रेखा है। अगर इस मानक समय रेखा की बात करूं तो ये आपको नजर आ रही है मानक समय रेखा, ठीक है ना। ये जो बीच वाली रेखा आपको नजर आ रही है, ये क्या है, मानक समय रेखा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मानक समय रेखा से मैं विश्व में इधर के साइड जाऊंगा तो जो समय है ना वो प्लस होगा, यानी पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ने पे समय प्लस होगा और पश्चिमी देशांतर की तरफ बढ़ने पे समय क्या होगा, माइनस होगा। तो ये जो 0 डिग्री है ना, ये मानक समय रेखा है। 0 डिग्री क्या है, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, यानी ग्रीनविच यानी GMT है।
और इस जीएमटी रेखा से अगर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो जो समय होगा ना वो प्लस होगा, और जब पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो समय क्या होगा, माइनस होगा। याद रखिएगा, प्रत्येक एक अंश देशांतर पे कितने मिनट का समय होता है, 4 मिनट का होता है, यानी एक अंश देशांतर बराबर 4 मिनट। तो 15 अंश देशांतर बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट, यानी कह सकते हैं 1 घंटा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि प्रत्येक 15 देशांतर पूर्व में जाने पर 1 घंटा समय बढ़ जाता है ग्रीनविच मीन्स के समय से। वहीं 15 अंश पश्चिमी देशांतर जाने में 1 घंटा का समय आपका माइनस हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, भारत की अवस्थिति की मैं बात करूं तो भारत जो है ना वो 82 सही 1/2 अंश पे स्थित है। अगर मैं इसको फ्रेंड्स बदलूं ना तो याद रखिएगा 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो 1 अंश बराबर 4 मिनट होता है। तो 82 में अगर मैं 4 का गुणा करूंगा तो कुल आ जाएगा 330 मिनट। तो 330 मिनट का मतलब क्या होता है, 330 मिनट का मतलब होता है 5 घंटा 30 मिनट। क्या होता है, 5 घंटा 30 मिनट होता है। तो इस प्रकार जो भारत का समय है ना वो किधर है, तो भारत पूर्वी देशांतर में, ये आपको पता है। लेकिन भारत जो है किस मानक रेखा पे स्थित है, किस समय रेखा पे, तो 82.5 डिग्री पे स्थित है। इसलिए भारत का जो समय होगा ना वो जीएमटी से 5.5 घंटा अधिक होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी अगर जीएमटी पे मान लीजिए रात्रि के 12 बज रहे हों तो भारत में उस समय कितने बजेंगे, तो 5:30 सुबह हो रहा होगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगर आगे मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा भारत का जो मानक समय रेखा है ना ये प्रयागराज के समीप जो है फ्रेंड्स है ना वो क्या है, मिर्जापुर। प्रयागराज के समीप मिर्जापुर के नैनी से लिया गया है भारत का मानक समय रेखा, जो कि कितना है, 82.5 डिग्री है। ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है ना वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बनाई है। इसके पहले आपको जान लेना जरूरी है कि भारत की जो मानक समय रेखा है ना वो कितने राज्यों से गुजरती है। तो वो फ्रेंड्स 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। वो कौन कौन से राज्य हैं पहले मैप पर देख लेते हैं। तो एक आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। यानी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ना ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अच्छा, आप इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, उमा एसी चलाते उड़ गई। उमा एसी चलते उड़ गई, तो देखिए ऊ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। माँ से क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सी से हो जाएगा, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। इस ट्रिक से आप इन 5 राज्यों को याद कर सकते हैं जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है ना। हालांकि फ्रेंड्स कुछ विद्वानों का मत है ना कि 2 समय जोन मानना चाहिए भारत को, क्योंकि भारत के पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्यों के बीच में ना 2 घंटे का अंतर होता है। यानी जो पूर्वी राज्य का मतलब ये गुजरात हो गया, पूर्वी राज्य का मतलब फ्रेंड्स क्या हो गया, ये गुजरात हुआ। जबकि पश्चिमी राज्य का मतलब क्या हो गया, सॉरी, पूर्वी राज्य का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य का मतलब गुजरात हो गया। तो इन दोनों के समय में 2 घंटा का अंतर होता है। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत को 2 समय जोन मानना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बात कर लेते हैं भारत के समदूरस्थ पॉइंट की, क्योंकि इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ लिया जाए, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वो है फ्रेंड्स कन्याकुमारी। याद रखिएगा, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। ये कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ये आप बताएंगे। जिसका लोकेशन है 8 अंश 4 मिनट। क्या है फ्रेंड्स, 8 अंश 4 मिनट इसका लोकेशन है। अच्छा, वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। और मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु क्या है, तो वो कहलाता है इंदिरा कौल। क्या कहलाता है, इंदिरा कौल कहलाता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुख्य भूमि का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित बलागू या किबूथू कह सकते हैं, बलागू या किबूथू, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो वो गुजरात में स्थित है, जिसे सर क्रीक या कह सकते हैं गुहार मोती या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे केवल भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ लेगा ना, मुख्य भूमि नहीं लगाएगा, केवल पूछेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जिसका लोकेशन है 6 अंश 4 मिनट। क्या है, 6 अंश 4 मिनट। और इसी इंदिरा पॉइंट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, पारेसन पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, यानी इन नामों से भी, या ग्रेट निकोबार के पॉइंट
ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है, खासकर बीपीएससी में एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से एक से अधिक वाला आपको फंसाता है ना, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पारेसन पॉइंट, लाहिचिंग और पिग्मेलियन तथा जो है इंदिरा पॉइंट, ये किसका नाम है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी यानी सीमावर्ती या पड़ोसी देश की बात करें तो याद रखिएगा भारत के सीमावर्ती देशों की, अगर स्थलीय सीमावर्ती देशों की बात करें तो उनकी संख्या 7 है। कितनी है फ्रेंड्स? 7 ऐसे देश हैं जो भारत के स्थल के साथ सीमा लगाते हैं, और 11 अगर कुल भारत के पड़ोसी देश की बात करें यानी स्थलीय और जलीय देश दोनों को मिला लिया जाए तो कुल 11 है। कितने फ्रेंड्स? 11। 7 तो स्थलीय सीमा लगाते हैं, जबकि 4 जो है फ्रेंड्स जलीय सीमा भारत के साथ साझा करते हैं, जिसमें से एक श्रीलंका हो गया, दूसरा मालदीव हो गया, तीसरा आपका इंडोनेशिया हो गया, चौथा थाईलैंड हो गया। तो ये जो फ्रेंड्स है ना 4, ये जलीय सीमा भारत के साथ साझा करते हैं। अच्छा, कौन कौन सा जो है फ्रेंड्स ना स्थलीय सीमा साझा करता है, कौन कौन सा देश? तो याद रखिएगा, एक आपका पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश और सातवां म्यांमार है ना। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो ये 3223 किलोमीटर, ठीक है ना, सॉरी 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है पाकिस्तान भारत के साथ। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान महज 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। चाइना जो है ना फ्रेंड्स, ये 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। नेपाल जो है फ्रेंड्स ये है 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ, जबकि भूटान 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जो कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, वो है 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है ना। म्यांमार की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, म्यांमार भारत के साथ सॉरी यहाँ एक गलती हो गया है, भूटान जो है ना वो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करेगा, जबकि म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। वहीं भारत के जलीय तथा स्थलीय दोनों की सीमा साझा करने वाले 3 राज्य हैं। एक तो बांग्लादेश है जो भारत के जलीय सीमा भी साझा करता है और स्थलीय सीमा भी साझा करता है। दूसरा म्यांमार है, ये भी जलीय सीमा साझा करता है और स्थलीय सीमा साझा करता है। और तीसरा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों भारत के साथ साझा करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 3 ऐसे देश हैं पड़ोसी जो कि स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। तो एक आपका बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार और तीसरा पाकिस्तान हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वहीं आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है ना ये पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अच्छा, बांग्लादेश की बात करें तो याद रखिएगा बांग्लादेश को मैंने अभी बताया 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ये भारत के ना असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, यानी इन राज्यों से। चीन जो है लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। पाकिस्तान जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सीमा साझा करता है। वहीं नेपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। जबकि म्यांमार जो है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। जबकि भूटान जो है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। और अफगानिस्तान जो है ना फ्रेंड्स ये भारत के साथ महज 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, ठीक है ना। और यह मात्र एक राज्य से सीमा यानी एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है, वो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपको पड़ोसी देशों को याद रखना है फ्रेंड्स ना तो उसके लिए एक ट्रिक है, बचपन में MBA। क्या है? बचपन में MBA, इससे आप याद कर सकते हैं पड़ोसी देश की। तो ब फॉर आपका बांग्लादेश हो जाएगा, च फॉर चीन हो जाएगा, प फॉर पाकिस्तान, न फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार और व फॉर बी फॉर जो भूटान हो जाएगा और ए फॉर अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 7 देश हैं ना ये स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जिनमें से 3 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं। एक तो बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा म्यांमार। ये स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। तो उम्मीद करते हैं इतना टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हम आगे बात कर लेते हैं पड़ोसी देश से लगा हुआ सबसे संबद्ध राज्य, यानी कह सकते हैं कि किस देश की सर्वाधिक सीमा साझा करता है किसी पड़ोसी देश से। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य सीमा साझा करता है भारत का तो वो है पश्चिम बंगाल। चीन से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है लद्दाख। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है राजस्थान राज्य भारत का। नेपाल से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत का राज्य बिहार।
म्यांमार से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत का राज्य मिजोरम, जबकि भूटान से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है असम, और अफगानिस्तान के लद्दाख सीमा साझा करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं एक प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत और चीन के बीच जो खींची गई रेखा है ना, उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है ना, जिसका निर्धारण 1914 में शिमला में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ भारत और अफगानिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, इसको किस नाम से जाना जाता है, यानी इस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है ना, जिसका निर्धारण 1896 में किया गया था। वहीं रेड क्लिफ सीमा रेखा की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो है श्रीलंका। कौन है फ्रेंड्स? श्रीलंका। अच्छा, एक आपको यूपीपी के एग्जाम में एक प्रश्न आपसे पूछ लिया था कि भारत और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है ना, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो पाक जलडमरू मध्य है ना, पाक जलडमरू मध्य। तो याद रखिएगा, यही सीधा सीधा प्रश्न आपके यूपीपी के एग्जाम में पूछ लिया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा की। तो भारत जो है ना फ्रेंड्स, वो हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है, यानी हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा अगर तटरेखा है तो भारत की है। दुनिया के सभी देशों को समुद्री अधिकार प्राप्त होता है, ये सबको पता है। 1982 में यूएनओ का एक बैठक हुआ था, और उस बैठक के अंतर्गत UNCOLOS के सदस्य देशों को 4 अधिकार प्रदान किए गए थे। कौन कौन सा? पहला कि देश की प्रादेशिक जल सीमा साझा किया गया था, दूसरा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, तीसरा अनन्य या आर्थिक क्षेत्र, जबकि चौथा उच्च सागर क्षेत्र को निर्धारित किया गया था। अच्छा, देश की प्रादेशिक जल सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है? तो आधार रेखा से। आपको ये नजर आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये आधार रेखा है ना, ये आधार रेखा, ठीक है। इस आधार रेखा से याद रखिएगा, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक किसी भी देश का जलीय सीमा पर पूर्ण अधिकार होगा। उसके अलावा अगर बात करें कि संलग्न क्षेत्र की या अविच्छिन्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल की, तो आधार रेखा से 12 + 12 यानी कुल 24 नॉटिकल मील तक राजकोषीय अधिकार होगा, या सीमा शुल्क अधिकार होगा, या प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अलावा अनन्य क्षेत्र की बात करें तो ये भी याद रखिएगा, 12 नॉटिकल मील + 12 नॉटिकल मील और 176 नॉटिकल मील। यहाँ तक किसी भी देश को कौन कौन सा अधिकार प्रदान होता है? तो खनिज संपदा वाला अधिकार है, सागरीय जल शक्ति का अधिकार है, और सागरीय जीव आदि के सर्वेक्षण का अधिकार, तथा विदोहन और संरक्षण व वैज्ञानिक अनुसंधान तथा नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार प्रदान किया जाता है। कितना? तो 12 + 12 + 76 जो है फ्रेंड्स नॉटिकल मील तक, यहाँ तक जो है ना ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। वहीं भारत के अनन्य क्षेत्र की बात करें तो लगभग 2.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर भारत का अनन्य क्षेत्र आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वहीं उच्च सागर क्षेत्र की बात करें तो 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील के बाद जो का क्षेत्र होता है ना, वो सभी राष्ट्रों के अधिकार क्षेत्र होता है। यानी कोई भी राष्ट्र उसमें अनुसंधान कर सकता है, कोई भी राष्ट्र आकर के उसमें युद्धाभ्यास कर सकता है, या कोई भी राष्ट्र जो है वहां आकर के अपना खोज कर सकता है। तो इसके लिए यानी 200 नॉटिकल मील तक, किसी भी देश की प्रादेशिक सीमा के 200 नॉटिकल मील के बाद का जो क्षेत्र होता है ना, उस पर सभी राष्ट्रों का अधिकार होता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं भारत पे खींची गई रेखाओं की। तो याद रखिएगा, भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है ना फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा जो है ना, ये भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा भी जो है फ्रेंड्स, और मकर रेखा, तो इनका लोकेशन आपको याद रखना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सा होता है? कर्क रेखा होता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या होता है? मकर रेखा होता है। क्योंकि यहां से भी आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है। कर्क रेखा अगर ऐसे पूछ लेगा, कर्क रेखा है तो 23.5 डिग्री पर आपको साउथ दे देगा, नॉर्थ दे देगा। तो आपको पहचानना है कि नॉर्थ दिया है कि साउथ दिया है। तो साउथ देगा तो वो मकर रेखा होगी ना, जबकि नॉर्थ देगा तो वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? वो हो जाएगी कर्क रेखा। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और आपको एक प्रश्न याद रखना है कि जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों ऐसी रेखा है ना फ्रेंड्स, जो कि अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है ना। तो अफ्रीका महादेश या कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, भूमध्य और मकर रेखा। ये तीनों काल्पनिक रेखाएं। तो यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है।
वहीं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हालांकि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो उसका नाम कर्क रेखा है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं। पहले मैप पे आप देख लेते हैं कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, एक तो राजस्थान से होकर गुजरती है, दूसरा गुजरात है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, और उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करें, त्रिपुरा की बात करें और मिजोरम की बात करें, तो ये 8 राज्य ऐसे हैं ना जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है ना। यहां से आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। मी फार हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा मिजोरम, त्र फार हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है ना। अब प फार हो जाएगा, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, और र फार हो जाएगा राजस्थान, ग फार हो जाएगा गुजरात, ठीक है ना। अब म फार हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छा फार हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो इस तरह से आप इन 8 देशों को, यानी इन 8 राज्यों को जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। तो यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, ठीक है ना। वहीं भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा से 800, याद रखिएगा 876 किमी दूर से गुजरती है कर्क रेखा ना। ये जो कर्क रेखा है ना, ये भूमध्य सागर से कितने किलोमीटर की दूरी से गुजरती है, तो ये भूमध्य सागर से 876 किमी की दूरी से गुजरती है कर्क रेखा। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी ये जो भूमध्य रेखा है ना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर की दूरी है। वहीं आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। तो याद रखिएगा, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर। वहीं कुल तटीय भाग की लंबाई पूछ लिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है कुल तटीय भाग की लंबाई, ठीक है ना। जिसमें मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 है। अगर कुल तटीय भाग की लंबाई पूछेगा तब तो आप बताएंगे 7,516.6 किलोमीटर, लेकिन मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछेगा तो 6,100 किलोमीटर आप बताएंगे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ ले कि भारत की सीमा की कुल लंबाई कितनी है, यानी स्थलीय और जलीय दोनों को मिला लिया जाए, तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि 7,516.6 किलोमीटर जो है ना, ये कुल तटीय भाग की लंबाई है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत के सीमा की कुल लंबाई हो जाएगी 22,716.6 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वहीं एक प्रश्न और आपको याद रखना है कि भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात, जबकि दूसरा आंध्र प्रदेश है ना। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और दूसरे स्थान पे कौन है, तो आंध्र प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है। जबकि सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो 3 देश है ना भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, तो कौन कौन से हैं, है ना। किस राज्य से, यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस राज्य से 3 देश सीमा साझा करते हैं। तो ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा, ये आपका लद्दाख है ना। ये लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश आपको नजर आ रहा है। इस लद्दाख राज्य केंद्र शासित प्रदेश से 3 देश सीमा साझा करते हैं। एक तो चाइना साझा करता है, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा पाकिस्तान। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो इससे भी 3 देश सीमा साझा करते हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आप देख पा रहे हैं, ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है और ये आपका बांग्लादेश है, जो कि पश्चिम बंगाल के साथ 3 देश सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। वहीं सिक्किम के साथ भी 3 देश सीमा साझा करते हैं। एक नेपाल हो गया, दूसरा चीन और भूटान। ये आपको लोकेशन नजर आ रहा होगा, चीन, नेपाल और भूटान। ये जो 3 देश है ना फ्रेंड्स, ये सिक्किम से सीमा साझा करते हैं। साथ ही साथ सिक्किम से पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, जो कि भारत का एक राज्य है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से भी 3 देश सीमा साझा करते हैं। एक तो आपका भूटान हो जाएगा, दूसरा आपका चाइना हो जाएगा और तीसरा म्यांमार जो है। ये 3 जो हैं अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं देश। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं कि 3 तरफ से भारत जो है ना, इस समुद्र से घिरा हुआ है। अच्छा, इधर नीचे की तरफ देखेंगे तो भारत के जो निचले हिस्सा में है, यानी दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, जबकि पश्चिम में अरब सागर स्थित है। चूंकि भारत का जो दक्षिणी भाग है ना, ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इसकी वजह से इसको दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक होता है महाद्वीप, एक होता है द्वीप। तो महाद्वीप किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, यानी वह भूमि जो चारों ओर से जल से घिरी हुई होती है उसको क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। और वह भूमि जो 3 साइड से जल से घिरी हो उसे द्वीप कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल जो भारत को अलग करते हैं,
तो 8 डिग्री चैनल की मैं बात करूं तो 8 डिग्री चैनल जो है ना वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। किसको अलग करता है फ्रेंड्स? मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। चलिए अब आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।